नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में कई चीज़ें पहली बार हो रही हैं। ये पहली बार हो रहा है कि ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच का स्वागत किया। ये पहली बार हो रहा है कि ममता बनर्जी डरी हुई नज़र आ रही है। ये पहली बार हो रहा है कि ममता बनर्जी अपने बचाव के लिए, अपने समर्थन के लिए पूरे विपक्षी दलों से गुहार लगा रही हैं। ये पहली बार हो रहा है कि ममता बनर्जी और उनके साथी डिफेंसिव पर है। और ये पहली बार हो रहा है पिछले 1 साल के दौरान, जब भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में ये दिखाया है कि उसकी रीढ़ की हड्डी अभी सलामत है। विधानसभा में जो हुआ, जिस तरह का हंगामा हुआ, मारपीट हुई, वो कोई अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस मुकाबले के लिए खड़ी रही और डटकर मुकाबला किया। ये अच्छा संकेत है। ये अच्छा संकेत क्यों है? ये अच्छा संकेत इसलिए है कि पश्चिम बंगाल में जो लोग डरे हुए हैं, जो अपने घरों से भागने पर मजबूर हुए हैं, जिन लोगों को हर समय आतंक और डर के साए में जीना पड़ता है, उनके लिए ये एक उम्मीद की किरण है। और उसके अलावा जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में पहल की है, जिस तरह का बयान दिया है और जो संकेत दिए हैं। देखिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ कार्रवाई से दिखती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं बिना कार्रवाई के, इंटेंशन से, इरादा क्या है, किस तरफ जा रहे हैं, इशारा क्या है, इससे पता चलता है। तो पश्चिम बंगाल में आप नोट कर लीजिए कहीं डायरी में, 7 अप्रैल 2022 एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख होने वाली है। क्या होने वाला है बताता हूँ। उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से सीपीएम के, मैंने पहले भी कहा था वैसे, कि जिस तरह से सीपीएम के तौर तरीक़ों को अपनाया है और उसको आगे बढ़ाया है, उसकी एक ही वजह है जो सीपीएम के लिए भी थी, जो ममता बनर्जी के लिए भी है, कि कुछ करो मत, और लेकिन हर समय आक्रामक रहो। दूसरी बात, अपने विरोधी को साम दाम दंड भेद जिस तरह से हो उस तरह से एलिमिनेट करो। यहाँ विरोधी को हराने का जो है वो विकल्प नहीं होता, विरोधी को समाप्त कर देने का विकल्प होता है। और ये इसके लक्षण जो है सीपीएम ने सत्ता में आते ही दिखाने शुरू कर दिए थे। और उसका सबसे बड़ा शिकार और सबसे पहला वार जो है वो गरीब लोगों पर हुआ। 1977 में सीपीएम सत्ता में आई। 1977 में हज़ारों लोग बसे हुए थे सुंदरबन में, जो भारत विभाजन के समय शरणार्थी के तौर पर आए थे। उनको उजाड़ा गया। पुलिस को आदेश था कि उनको वहाँ से हटाइए, उजाड़िए। इतना तो समझ में आता है, बहुत सी सरकारें करती हैं, अवैध कब्जा है, ये है वो है, तमाम कारणों से। लेकिन कहा गया इनको जो है गायब कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। वो कहाँ गए? कहीं उनको पुनर्वसित किया गया, फिर से उनको जो है कहीं बसाया गया, इसके कोई संकेत, कोई खबर, कुछ भी नहीं है। और वो कहाँ धरती में समा गए, आसमान में उड़ गए, किसी को पता नहीं है। तो इससे संकेत दिया सीपीएम ने कि वो क्या करने वाले हैं। उसके बाद यही काम उन्होंने शुरू किया अपने विरोधियों के साथ। जुलाई 1993 ममता बनर्जी भूली नहीं होंगी, भूली नहीं है, इसलिए वो जो कर रही हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान उसका भी है कि वो घटना वो आज तक भूली नहीं है। हालांकि ऐसी घटनाएं तमाम बहुत सारी हुई हैं। लेकिन 1993 में ममता बनर्जी ने एक रैली आयोजित की, राइटर्स बिल्डिंग ले जाने का, जो सचिवालय है पश्चिम बंगाल का, वहाँ ले जाने की। वहाँ पर जब उनके लोग पहुँचे, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, लाठीचार्ज किया, फायरिंग की। फायरिंग में 13 लोग मारे गए। राजधानी में राइटर्स बिल्डिंग, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहां के आसपास 13 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए। और आप अंदाज़ा लगाइए, मैं शर्त लगाता हूं, पक्का कहता हूं, आप कभी, अगर आपको खबर मालूम है तो अलग बात है, अगर आपने ये खबर सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, जानते नहीं हैं, तो कभी अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि मुख्यमंत्री का रिएक्शन क्या था, या किसी मुख्यमंत्री का ऐसे माहौल में रिएक्शन क्या होना चाहिए। ज्योति बसु का रिएक्शन था कि पुलिस ने आज अच्छा काम किया है। ये पश्चिम बंगाल है। ये हमारे आपके लिए जो डेमोक्रेसी की दिन रात बात करते हैं,
जो विदेशी अखबारों में, पत्रिकाओं में लेख लिखते हैं, जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं डेमोक्रेसी के लिए, जिनको डेमोक्रेसी सिर्फ आतंकवादियों के लिए याद आती है, गुंडों और माफिया के लिए याद आती है, उनको कभी ये याद नहीं आया। क्योंकि ये मुद्दा उठाने वाले, चलाने वाले वही हैं जो पुलिस के एक्शन पर 13 लोगों के मारे जाने पर कहते हैं कि पुलिस ने अच्छा काम किया। तो उसी घर से निकले हुए हैं, उसी आमे से निकले हुए हैं लोग। तो ये जिस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति चलती रही है, पूरा अतीत पश्चिम बंगाल का हिंसा और हत्या, लूट, बलात्कार, आगजनी से भरा हुआ है। और अतीत ही नहीं, वर्तमान भी। ये सिलसिला 1972 से जो शुरू हुआ, 1972 में सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार ने शुरू किया था नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए। काफ़ी हद तक उनको सफलता मिली थी, लेकिन उसको एक राजनीतिक टूल के रूप में अपने विरोधियों को दबाने, कुचलने, ख़त्म करने के लिए इसको अपनाया सीपीएम ने, सीपीएम से अपनाया ममता बनर्जी ने, और उसको उन्होंने और बेहतर किया। तो उसका नतीजा आज ये है। लेकिन जो बीरभूम की घटना हुई है, वो घटना दरअसल ये ममता बनर्जी के लिए ज़्यादा चिंता की बात यह है कि ये टीएमसी के 2 गुटों की लड़ाई है, ये लूट के माल की लड़ाई है, ये अवैध खनन और कोयले के अवैध ढुलाई और उसकी लड़ाई है, उसमें बंटवारे की लड़ाई है। तो ये 2 गुट जो टीएमसी के थे, उनके बीच की लड़ाई में ये घटना हुई है। तो इसमें ममता बनर्जी के लिए मुश्किल ये हो रही है कि इसमें वो चाह कर भी बीजेपी को ला नहीं सकती। हालांकि बोल रही हैं वो, लेकिन उनको अंदर से मालूम है कि इसमें बीजेपी को लाना उनके लिए आसान नहीं है। क्योंकि ऐसी पहले की घटनाओं पर जिस तरह से सीपीएम रिएक्ट करती थी, वैसे ही जो है ममता बनर्जी करती हैं। एक नरसंहार हुआ, उसमें 11 लोग मारे गए। उस पर जो है सोमनाथ चटर्जी, जो बाद में लोकसभा के स्पीकर भी बने, उन्होंने कहा कि जो लोग आए थे वो गुंडे, मवाली, हत्यारे थे, इसलिए पुलिस ने मार दिया। तो हत्या को, पुलिस द्वारा किए गए कोल्ड ब्लडेड मर्डर को जिस तरह से पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल के लोग जस्टिफाई करते रहे हैं, वो सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। 1972 से आज तक 50 साल हो रहे हैं। इसके बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, देश अपना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट के प्रभाव की बात होती है, डेमोक्रेसी की बात होती है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कहाँ है, इसकी जो चर्चा करने वाले हैं वो पश्चिम बंगाल पर नहीं बोलते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कहाँ है, इसकी चर्चा करने वाले, इसका सवाल उठाने वाले पश्चिम बंगाल की किसी घटना पर नहीं बोलते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं। शायद उनको लगता होगा कि इससे डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का नंबर शायद ऊपर हो जाएगा। उनके लिए डेमोक्रेसी की परिभाषा अलग अलग राज्य में अलग अलग है। बीजेपी शासित राज्यों के लिए अलग है, गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए अलग है। तो पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसा हुआ है, जो मैंने गिनाए उनमें एक और जोड़ लीजिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि लेफ्ट लिबरल बिरादरी को बोलना पड़ा है कि ममता राज में ये जो बीरभूम की घटना हुई वो ठीक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मरने वाले मुसलमान थे। अगर वो हिंदू रहे होते तो जो आप इतने सालों से देख रहे हैं, जो चुप्पी देख रहे हैं, जो ममता बनर्जी, पिछला सारा छोड़ दीजिए, 2 मई 2021 के बाद से जो उनकी सरकार और उनकी पार्टी कर रही है, उस सब को देखते हुए आप निश्चित मानिए कि कोई इनमें से नहीं बोलता। ये पहली बार आवाज़ निकली है, पहली बार सीपीएम सड़क पर उतरती हुई दिखाई दे रही है, पहली बार कांग्रेस के नेताओं के मुंह में ज़बान आई है। ये सब हो रहा, ममता बनर्जी अपनी पुलिस को डिफेंड कर रही हैं, कह रही हैं कि पुलिस को दोष मत दीजिए, नहीं तो डिमोरलाइज हो जाएगी पुलिस। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए किस बात के लिए मॉरल बढ़ाना चाहती है पुलिस का, कि निर्दोष लोगों को गोली मार दे या उनको लूटा जाता रहे, बलात्कार हो, हत्या हो और चुपचाप पुलिस देखती रहे। इसके लिए इस मामले में भी पुलिस की लापरवाही, इससे पहले जो चुनाव के बाद की हिंसा हुई उसमें पुलिस के लोगों का ओमिशन कमीशन दोनों मुद्दों पर जो है उनकी जवाबदेही आने वाले समय में तय होने वाली है। लेकिन मैं जो 7 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीरभूम मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए कहा कि 7 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश की जाए।
ममता बनर्जी डरी हुई इसके लिए है। ममता बनर्जी स्वागत सीबीआई का इसलिए कर रही है, लेकिन एक कैविएट के साथ कि अगर जांच सही हुई तो हम समर्थन करते हैं। इसका मतलब है जांच अगर उनके पक्ष में होगी, उनको निर्दोष, उनकी पुलिस को निर्दोष, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्दोष बताएगी तो जांच सही है। अगर ऐसा सीबीआई की रिपोर्ट नहीं करती है तो जांच गलत है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सीबीआई की रिपोर्ट पर ममता बनर्जी की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। लेकिन हाई कोर्ट ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया या बीजेपी की या कांग्रेस की या सीपीएम की प्रतिक्रिया के आधार पर नहीं चलने वाला है। हाई कोर्ट ये देखेगा कि सीबीआई क्या सबूत लेकर आई है, साक्ष्य क्या लेकर आई है, सीबीआई का केस क्या है, इसके आधार पर फैसला होगा। और ये जो फैसला होने वाला है, आप मानकर चलिए ममता बनर्जी के लिए मुश्किलों की शुरुआत होने वाली है। ये अंदाज़ा ममता बनर्जी को होने वाला है। आप याद कीजिए पिछले 11 साल में कभी इस तरह से आर्तनाद करते हुए ममता बनर्जी ने अपील की है देश भर के विपक्षी दलों से, विपक्षी दलों मतलब गैर भाजपा दलों से, कि हमारी मदद कीजिए, बीजेपी के खिलाफ खड़े होइए, सब लोग मिल जाइए। अभी तक जो अपने को बीजेपी का विकल्प के रूप में पेश करने की बात कर रही थी, वो सब हवा हो गया, वो सब हवा में उड़ गया। अब वो बुखार उतर गया है राष्ट्रीय विकल्प बनने का। अभी अपना घर बचाने का संकट आ गया है। उनको समझ में आ रहा है कि घेरा बहुत धीरे धीरे लेकिन कसता जा रहा है, और इस घेरे से उनके लिए निकलना दिन पर दिन मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि उनके भतीजे से भी ईडी की पूछताछ बढ़ती जा रही है। उनके भतीजे और उनके करीबी लोग जो हैं उनकी पार्टी में, उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। और सबसे, अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे सुखद बात कोई पिछले कुछ दिनों में हुई है तो वो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से खड़ा होना। इसलिए कि किसी एक पार्टी की बात है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी की बात है इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ। जब लोगों के खिलाफ सरकार हो जाए, जब लोगों के खिलाफ पुलिस हो जाए, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, और बचाव में कोई दिखाई न दे, तो उनकी ये जो निराशा, हताशा, उनकी जो ये असहायपन है, ये बहुत बड़े खतरे का संकेत होता है। तो ऐसे में अगर कोई राजनीतिक दल, कोई संगठन, कोई व्यक्ति खड़ा होता है उनके साथ कि हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं, तो स्थिति बदल जाती है। तो पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां बदलाव की ओर बढ़ रही हैं। ये कितना समय लेंगी, ये अपनी अंतिम परिणति या कहें ये अपनी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस पर कब तक पहुंचेगी, ये आज कहना तो बहुत मुश्किल है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे निश्चित रूप से कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बदलाव का संकेत दिखाई दे रहा है। और बदलाव की बात कर रहा हूं तो वो बदलाव नहीं जो 2011 में हुआ कि सीपीएम की सत्ता गई और टीएमसी की सत्ता आ गई। सत्ता बदलाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं सरकार के बदलाव की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पश्चिम बंगाल की राजनीति के तौर तरीकों में बदलाव की बात कर रहा हूं। ममता बनर्जी की राजनीति में स्वेच्छा से नहीं, परिस्थितियों से मजबूर होकर होने वाले बदलाव की बात कर रहा हूं। तो ममता बनर्जी पर नज़र रखिए, 7 अप्रैल पर नज़र रखिए। उस दिन सीबीआई जो रिपोर्ट पेश करेगी हाई कोर्ट में, उसके बाद जो कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद जो माहौल बनेगा, उसके बाद जिस तरह से चार्जशीट फाइल होगी, वो ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल का समय होगा। तो इस अंक में इतने ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।